14 जुलाई 2025 को दिल्ली के उत्तम नगर में कुणाल देव की जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। उसी दिन उन्होंने अपने बड़े भाई करण देव की चिता को अंतिम विदाई दी, जो महज 35 साल की उम्र में एक अनहोनी दुर्घटना का शिकार बन गए थे। एक रात पहले मोबाइल चार्जिंग में लगाकर इस्तेमाल करने के कारण हुए शॉर्ट सर्किट ने उनके जीवन को छीन लिया। इस हादसे ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया था। करण की मौत ने उनके परिवार को ऐसी आघात दी कि कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था, खासकर उनकी पत्नी सुष्मिता और 6 साल के मासूम बेटे के लिए। लेकिन उस दर्द के बीच एक अजीब मोड़ आया जब कुणाल के हाथ एक ऐसा फोन लगा जो किसी आम मोबाइल फोन से बिल्कुल अलग था। उस फोन में छुपा था एक ऐसा डिजिटल सच जो करण की मौत के पीछे छुपे भयानक रहस्यों का पर्दाफाश कर सकता था। ये कहानी केवल एक हादसे की नहीं, बल्कि एक ऐसी साजिश की है जो सुनने वाले की रूह तक कंपा देगी। पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर की ओम विहार कॉलोनी में नीरू देव अपने 2 बेटों, बड़े बेटे करण और छोटे बेटे कुणाल के साथ रहती थीं। उनकी बड़ी बेटी नैन्सी शादी के बाद अमृतसर में अपने पति के साथ रह रही थी। ये घर कर्ण के पिता और उनके चाचा हरीश देव के नाम पर रजिस्टर्ड था। घर के बाहर ही कर्ण के चाचा हरीश ने अपने बेटे राहुल के साथ मिलकर देव ज्वेलर्स नाम की एक ज्वेलरी शॉप खोल रखी थी, जो आसपास के इलाके में अच्छी तरह जानी जाती थी। घर की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाए रखने के लिए नीरू देवी भी घर से टिफिन सर्विस चलाती थी। करण, जो इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, नोएडा की एक निजी कंपनी में प्रोडक्ट एनालिस्ट के रूप में काम कर रहा था। उसी कंपनी में उसकी मुलाकात सुष्मिता नाम की एक सहकर्मी से हुई। बातचीत का सिलसिला बढ़ा और धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। फिर परिवार की रजामंदी से साल 2015 में दोनों की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद करण और सुष्मिता की जिंदगी सुकून से बीतने लगी। 4 साल बाद यानी 2019 में उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसने पूरे परिवार में और भी खुशियां भर दी। बेटे के जन्म के बाद सुष्मिता ने उसकी परवरिश को प्राथमिकता देते हुए अपनी नौकरी से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का निर्णय लिया, ताकि वह अपने बच्चे को पूरा समय दे सके। वहीं करण ने घर की जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने काम में और भी ज्यादा मन लगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे परिवार बढ़ा, करण को यह महसूस हुआ कि अब जिस घर में वे रहते थे वह बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है। जगह की कमी और निजता की जरूरत को देखते हुए उन्होंने सुष्मिता और बेटे के साथ उसी इलाके में किराए का मकान ले लिया। करण का सपना था कि उसके बेटे की परवरिश एक बेहतर और सुकून भरे माहौल में हो, एक ऐसे घर में जो उसका अपना हो। 2 साल बाद यानी 2021 में करण ने बैंक से लोन लेकर उसी इलाके में एक फ्लैट खरीद लिया और फिर पत्नी व बेटे के साथ वहां शिफ्ट हो गया। अपने माता पिता और भाई से उसका लगाव कभी कम नहीं हुआ, इसलिए नया घर भी उसने पुराने घर से ज्यादा दूर नहीं लिया, ताकि वह नियमित रूप से अपने परिवार से मिल सके। जिंदगी एक स्थिर रफ्तार में थी और परिवार खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन किसी को अंदेशा तक नहीं था कि इन खुशियों पर किसी की नजर लग चुकी है, एक ऐसी नजर जो चुपचाप सब कुछ छीन लेने वाली थी। 13 जुलाई 2025 की सुबह करीब 9:30 बजे का समय था, जब सुष्मिता अचानक बदहवासी की हालत में अपने पुराने घर की ओर भागती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी और जैसे ही वह अपनी सास के घर के बाहर पहुंचती है, दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है। घर वालों को अचानक गेट की तेज आवाज सुनकर अजीब आशंका होती है। दरवाजा खोलते ही सभी सन्न रह जाते हैं। सुष्मिता हाँफ रही थी, चेहरा पीला पड़ा था और वह कांपते हुए हाथों से अपार्टमेंट की ओर इशारा कर रही थी। अपनी टूटी हुई सांसों के बीच वह सिर्फ इतना बोल पाती है, भैया वो उठ नहीं रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, हिलाया भी, पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। बहुत डर लग रहा है। ये सुनते ही नीरू देवी और कुणाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना कुछ सोचे दोनों नंगे पैर अपार्टमेंट की तरफ भागते हैं। रास्ते में भागते भागते कुणाल ने तुरंत अपने चाचा हरीश को कॉल किया और करण की हालत के बारे में बताया। हरीश ने अपने बेटे राहुल को तत्काल वहां भेजा। जब सब अपार्टमेंट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि करण बेड पर पूरी तरह निश्चल पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थीं और कमरा जैसे सन्नाटे में डूब गया था। करण को बेहोश देख कुणाल पूरी तरह घबरा गया था। उसने तुरंत करण के पैरों की मालिश शुरू कर दी और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। परिवार के लोग हड़बड़ाहट में सुष्मिता से पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ था। सुष्मिता ने कांपती आवाज में बताया कि रात को जब वह सोने गई तब तक सब कुछ सामान्य था। हाँ,
इतना जरूर था कि करण मोबाइल चार्ज पर लगाकर उसे एक्सटेंशन बोर्ड से कनेक्ट करके इस्तेमाल कर रहा था। उसे शक था कि शायद उसी दौरान करण को इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। करण की हालत बेहद नाजुक देखते हुए कुणाल सीधा पास के मैगो हॉस्पिटल की ओर भागा और डॉक्टर से विनती की कि वे घर चलकर करण को देख लें, लेकिन डॉक्टर किसी वजह से साथ चलने को तैयार नहीं हुए। समय की नजाकत को समझते हुए कुणाल ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और करण को अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां डॉक्टर्स ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन उन्हें उसकी नब्ज तक नहीं मिली। कुछ ही देर में डॉक्टरों ने करण को ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। ये शब्द सुनते ही घर पर जैसे बिजली गिर गई। सुष्मिता और नीरू देवी का रो रो कर बुरा हाल था। आंसू तक सूख चुके थे। घर में मातम का माहौल गहराता जा रहा था, लेकिन इस गहरे दुख के बीच एक और सवाल सबके जहन में काट रहा था। इतनी कम उम्र में विधवा हुई सुष्मिता खुद को और अपने मासूम बेटे को कैसे संभालेगी? जहां एक और पूरा परिवार गहरे शोक में डूबा हुआ एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहा था, वहीं डॉक्टरों ने करण की बॉडी पर मिले संकेतों को नजरअंदाज नहीं किया। उसके सीने और हाथों पर जलने के निशान थे और मुंह से झाग निकलना किसी साधारण मौत का इशारा नहीं था। मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत डॉक्टरों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और शव परिवार को सौंपने से इनकार कर दिया। जैसे ही पुलिस अस्पताल पहुंची, उन्होंने पहले डॉक्टर से करण की हालत और चोटों की जानकारी ली, फिर परिवार से पूछताछ शुरू कर दी। चूंकि सुष्मिता पहले ही बता चुकी थी कि करण मोबाइल चार्ज करते वक्त एक्सटेंशन बोर्ड से इलेक्ट्रिक शॉक का शिकार हुआ था, इसलिए परिवार उस वजह को ही मान चुका था। लेकिन पुलिस को करण की मौत संदिग्ध लगी। उन्होंने बताया कि असली सच तो केवल पोस्टमार्टम से ही सामने आएगा। आमतौर पर यदि कोई 50 या 60 वर्ष का व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दुनिया से चला जाए और परिवार पोस्टमार्टम से इनकार करे, तो पुलिस मामला यहीं समाप्त कर देती है। लेकिन करण की उम्र मात्र 36 वर्ष थी और कारण स्पष्ट नहीं था, इसलिए पुलिस ने परिवार से आग्रह किया कि आपस में बातचीत करके पोस्टमार्टम पर सहमति दें। अस्पताल में इस समय करण का पूरा परिवार और कई रिश्तेदार मौजूद थे। ऐसे माहौल में करण के चाचा हरीश देव ने पोस्टमार्टम कराने का विरोध किया। उनका कहना था, बेटा तो चला गया, कम से कम उसकी देह की बेइज्जती मत होने दो। करण के चाचा हरीश देव जैसे पोस्टमार्टम के खिलाफ थे, वैसे ही उनके बेटे राहुल ने भी अपने पिता की बात का समर्थन किया। दूसरी ओर सुष्मिता अपनी सास नीरू देवी से रोते हुए कहने लगी, माँ, करण ने मुझसे कहा था कि अगर कभी मेरी मौत हो जाए, प्लीज मेरा पोस्टमार्टम मत कराना। अपने बेटे की आखिरी इच्छा सुनकर नीरू देवी भी भावुक हो गईं और सुष्मिता की बात से सहमत नजर आईं। उन्होंने जैसे ही पुलिस से पोस्टमार्टम रुकवाने की मंशा जतानी चाहिए, तभी कुणाल ने उनकी कलाई थाम ली और उन्हें वहीं रोकते हुए धीरे से कहा, माँ, जब मैं करण की बॉडी को एम्बुलेंस में रखवा रहा था, तब मैंने उसके मुंह से झाग निकलते देखा था और डॉक्टर ने भी उसकी बॉडी पर चोटों के निशान बताए थे। कुणाल ने आगे समझाते हुए कहा, हमें यह फैसला सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं लेना चाहिए। इन सब लक्षणों को देखकर साफ लग रहा है कि करण की मौत सामान्य नहीं थी और उसका पोस्टमार्टम करवाना बहुत जरूरी है। कुणाल की सूझबूझ भरी बातों से माँ और बाकी परिजन सहमत हुए। इसके बाद पुलिस ने करण की बॉडी को विधिवत जांच के लिए पश्चिम दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद सामने आने वाला सच सबको झकझोर कर रख देने वाला था। सोमवार यानी 14 जुलाई को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में करण का पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने उसकी बॉडी परिवार को सौंप दी। भारी दिलों और नम आंखों के साथ परिवार ने करण का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दुखद मौके पर परिवार के सभी सदस्य, रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग मौजूद थे। वहीं अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान एक रिश्तेदार ने कुणाल को एक मोबाइल फोन थमाते हुए कहा, ये फोन राहुल का है, उसे लौटा देना। राहुल यानी हरीश देव का बेटा और कुणाल का चचेरा भाई। माहौल बेहद संवेदनशील था, इसलिए कुणाल ने बिना कुछ सोचे फोन अपने पास रख लिया। उस समय उसका ध्यान पूरी तरह अपने भाई की अंतिम यात्रा पर केंद्रित था, लेकिन इसी बीच वह अपना खुद का मोबाइल फोन कहीं रखकर भूल गया। आसपास ढूंढने पर भी जब उसका फोन नहीं मिला, तो उसने सोचा कि इसी फोन से अपना नंबर डायल कर लेता हूँ। जैसे ही कुणाल ने राहुल के फोन में डायलर खोला, उसकी नजर रिसेंट कॉल्स पर गई और वो चौंक गया। वहाँ वाईफी नाम से कई कॉल्स की लिस्ट थी। ये देखकर कुणाल के मन में तुरंत सवाल उठा, राहुल तो अविवाहित है, फिर उसने किसका नंबर वाईफी के नाम से सेव किया है? अब महज जिज्ञासा के चलते कुणाल ने उस कॉन्टैक्ट पर क्लिक किया जिससे वाईफी के नाम से कॉल्स की गई थी, लेकिन नंबर देखते ही उसका दिमाग झंझना गया, क्योंकि वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि करण की पत्नी सुष्मिता का था,
ये देखकर कुणाल कुछ पल के लिए सुन्न पड़ गया। वो खुद से सवाल करने लगा, क्या जो देख रहा हूँ वो सच है या किसी गहरी गलत फहमी का शिकार हो रहा हूँ? अपने शक को पूरी तरह से दूर करने के लिए कुणाल ने राहुल के मोबाइल में मौजूद अलग अलग एप्लीकेशंस खंगालने शुरू किए। इंस्टाग्राम खोलकर जब उसने चैट्स को स्क्रॉल किया तो उसकी नजर एक बार फिर वाइफी नाम के प्रोफाइल पर पड़ी, जो दरअसल उसकी भाभी सुष्मिता का ही अकाउंट था। अब मामला और गहरा होता जा रहा था। जैसे ही उसने उन दोनों की चैट पढ़नी शुरू की, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इन चैट्स ने ऐसी हकीकत उजागर करनी शुरू की जो सिर्फ दिल नहीं, रूह को भी झकझोर देती है। इन बातों से ये साफ होने लगा कि जब इंसान के मन में लालच, वासना और स्वार्थ का जहर भर जाए तो वह रिश्तों की हर मर्यादा को रौंदते हुए किसी की जिंदगी तक छीनने से भी नहीं हिचकिचाता। अब ये मामला सिर्फ एक मौत का नहीं था, ये गहरी साजिश का दरवाजा खोल चुका था। साल 2023 में जब करण और सुष्मिता का बेटा 4 साल का हो गया तो उसने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया था। परिवार के बेहतर भविष्य के लिए करण अब अपनी नौकरी में और भी ज्यादा समर्पण के साथ काम करने लगा था। बिना शिफ्ट की परवाह किए वह दिन रात ऑफिस की जिम्मेदारियों में डूबा रहता। दूसरी ओर सुष्मिता ने भी एक ट्रैवल एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे दोनों अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होते जा रहे थे। बेटे की फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए करण ने उसकी इच्छा से उसे एक स्केटिंग एकेडमी में दाखिल कराया था, जहां वह स्कूल के बाद जाया करता। स्केटिंग से लौटने के बाद वह अक्सर अपनी दादी के घर चला जाता और जब करण ऑफिस से लौटता तो उसे वहां से लेकर अपने फ्लैट में आ जाता। लेकिन करण की जॉब इतनी डिमांडिंग हो चुकी थी कि कई बार उसे रात की शिफ्ट में भी काम करना पड़ता। ऐसे में बेटा दादी के घर ही रुक जाता। ऑफिस की थकावट और लगातार काम के दबाव ने करण की निजी जिंदगी पर असर डालना शुरू कर दिया था। दोनों के बीच बातचीत कम होती जा रही थी और जीवन की जिम्मेदारियों के बोझ ने उनके रिश्ते में एक अनकही सी दूरी पैदा कर दी थी, जो वक्त के साथ और गहरी होती जा रही थी। इन्हीं सबके बीच 35 साल की सुष्मिता और 23 साल के उसके देवर राहुल के बीच हल्की फुल्की बातचीत से शुरुआत हुई। पहले तो बस 1-2 मजाक और कुछ पर्सनल बातें होती रहीं, लेकिन धीरे धीरे सुष्मिता अपने दिन भर के छोटे बड़े अनुभव, दिल की बातें और शिकायतें राहुल के साथ साझा करने लगी। शुरुआत में ये मुलाकातें दोस्ती के दायरे में थीं, लेकिन एक ऐसा पल आया जब हर नए मैसेज का इंतजार सुष्मिता को बेचैन करने लगा। एक छोटे से चैट बॉक्स में शुरू हुई बातें जल्द ही शारीरिक संबंधों तक पहुंच गईं। शुरुआत में यह सब छुपा छुपाया होता था, मगर वक्त के साथ यह सीमा धुंधली होने लगी। क्योंकि यह भाभी देवर का रिश्ता था, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ। जब करण ऑफिस में होता और सुष्मिता घर पर अकेली होती, तब राहुल का दरवाजा खटखटाना एक आम बात बन गई। दोनों जानते थे कि यह सही नहीं है, लेकिन गलतियों में भी एक तरह का नशा होता है जिसमें न समझदारी काम करती है और न ही गुनाह का एहसास होता है। जितना राहुल और सुष्मिता एक दूसरे के करीब आते गए, उतना ही करण और सुष्मिता के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। पहले तो सिर्फ छोटी मोटी बातों पर तकरार होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये तकरार झगड़ों और लड़ाइयों में बदल गई। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि करवा चौथ से ठीक एक दिन पहले कर्ण ने गुस्से में आकर सुष्मिता पर हाथ उठा दिया था और इसी पल के बाद सुष्मिता ने अंदर ही अंदर फैसला कर लिया कि अब वह कर्ण के साथ नहीं बल्कि राहुल के साथ अपनी जिंदगी बिताएगी। जनवरी 2025 में सुष्मिता ने राहुल से बात करते हुए वह राज खोला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने राहुल को बताया कि कर्ण ने काफी पैसे जमा कर रखे हैं और अगर हम उसे खत्म कर दें तो सारे पैसे हमारे हो जाएंगे, जिससे हम कहीं और नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। जिस्म की चाहत और मन में पैदा हुए लालच ने उन्हें इस कदर अंधा कर दिया था कि सच, झूठ, सही और गलत के बीच का फर्क अब उनके लिए खत्म हो गया था। यहीं से शुरू हुई करण के कत्ल की साजिश, एक ऐसी साजिश जिसमें मौत नेचुरल लगे ताकि किसी को शक भी न हो। कई तरीकों पर विचार करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि करण को स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज देकर खत्म किया जाएगा। राहुल ने पिल्स का इंतजाम किया और जैसे ही वह उसके हाथ लगी, तुरंत ही सुष्मिता को दे दी। सही मौके के इंतजार में आखिरकार वह काली रात आ ही गई, जब 4 दीवारों के बीच ऐसा भयानक पाप अंजाम दिया जाना था कि सुनने वाला भी यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या कोई इंसान इतना निर्दयी हो सकता है। 12 जुलाई 2025 को एक हफ्ते से करण की डे शिफ्ट फिर से शुरू हो चुकी थी और अब वह रात को घर पर ही रहता था। इस वजह से राहुल और सुष्मिता का मिलना जुलना
लगभग बंद हो चुका था, लेकिन जो मोहब्बत के नाम पर शुरू हुआ था वह अब जुनून और तड़प में बदल चुका था। इसलिए उन्होंने इंस्टाग्राम चैट्स के जरिए करण को खत्म करने का प्लान फाइनल किया और 12 जुलाई की तारीख को मौत का दिन चुना। रात करीब 11 बजे जब करण डिनर करने आया, तब सुष्मिता ने अपना शैतानी प्लान शुरू किया। उसने स्लीपिंग पिल्स को पीस कर दही में मिला दिया, क्योंकि वह जानती थी कि दही करण की कमजोरी है। जो कुछ भी हो, वह दही कभी नहीं छोड़ता। लेकिन उस रात न जाने क्यों करण ने दही खाने से मना कर दिया। यह देखकर सुष्मिता का दिल एक पल के लिए थम सा गया, क्योंकि उसका पूरा प्लान असफल होने के कगार पर था। उसने फिर से दही ऑफर किया, लेकिन करण ने फिर भी मना कर दिया। इसलिए सुष्मिता ने तुरंत अपना प्लान बदल दिया। उसने 12 से 13 स्लीपिंग पिल्स को पीस कर खाने में मिला दिया, जिसे अनजान करण ने आराम से डिनर के साथ खा लिया। पिल्स का असर धीरे धीरे होने लगा और डिनर के बाद करण अपने बेडरूम में सोने चला गया। सुष्मिता ने सोचा कि अब बस काम हो गया और वह बेचैनी से कर्ण की सांसें रुकने का इंतजार करने लगी। वहीं राहुल, जो पास की गली में रहता था, इधर उधर टहलते हुए बस एक कॉल का इंतजार कर रहा था कि कब सुष्मिता कहे कि करण अब नहीं रहा। लेकिन रात के 2 बज गए और सुष्मिता हर कुछ मिनट बाद बेडरूम जाकर करण की सांसें चेक करती रही, जो अब भी चल रही थी। 3 घंटे गुजर गए, लेकिन मौत का कोई नामो निशान नहीं था। इस वजह से परेशान सुष्मिता ने राहुल को इंस्टाग्राम पर पहले मैसेज किया और फिर वीडियो कॉल की। उसने राहुल को बताया कि नींद की गोलियां देने के बावजूद करण की सांसें चल रही हैं और कोई असर नहीं हो रहा। राहुल ने उसे एक एक स्टेप में गाइड करना शुरू किया। सुष्मिता ने पूछा कि क्या करण को शौचक देकर मारना है, जिस पर राहुल ने तुरंत हामी भर दी। सुष्मिता ने कहा कि उसे लग रहा है कि दवाई का असर हो जाएगा, इसलिए वह इतनी देर तक इंतजार करती रही। राहुल ने सुष्मिता से बाकी बची हुई सारी गोलियां एक साथ देने के लिए कहा। जब सुष्मिता ने चेक किया, उस वक्त केवल 2 से 2.5 गोलियां बची थीं। उसने यह बात राहुल को बताई और कहा कि इंटरनेट पर देखो कि स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लेने के बाद मौत में कितना वक्त लगता है, क्योंकि 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन न तो उल्टी हो रही है, न दस्त और न ही सांसें उखड़ रही हैं। राहुल ने इंटरनेट पर खोजबीन की, लेकिन उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इस बीच सुष्मिता फिर से बेडरूम गई और कर्ण को पिछड़ा हुआ देखा, लेकिन जब उसने उसे जिंदा पाया तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। समय हाथ से फिसलता देख राहुल तुरंत सुष्मिता के अपार्टमेंट पहुंच गया, जहां मौत अपनी अंतिम चाल चलने को थी। उस छोटे भाई को, जिसे कर्ण ने अपने गोद में पाला था, और उस पत्नी का, जिसका हाथ कर्ण ने जिंदगी भर के लिए थामा था, मिलकर कर्ण के सीने और हाथों पर लगातार इलेक्ट्रिक शॉक देने लगे। ये झटके इतने भयानक थे कि स्लीपिंग पिल्स के असर में डूबे करण की नींद में ही मौत हो गई। इस तरह राहुल और सुष्मिता ने करण को मारकर अपने साजिश में सफलता हासिल की और अब उनका एक ही मकसद था कि इस मौत को दुनिया के सामने एक्सीडेंट के रूप में पेश किया जाए। इसके लिए उन्होंने मोबाइल चार्जर से शॉक लगने वाली कहानी गढ़ ली और सुष्मिता ने पूरे परिवार को इस झूठ के जाल में फंसा दिया। धीरे धीरे सभी उनकी बातों पर यकीन करने लगे और किसी ने शक भी नहीं किया। इतना ही नहीं, दोनों ने मिलकर पोस्टमार्टम ना कराने के लिए भी अधिकांश लोगों को मना लिया था, लेकिन केवल कुणाल ही था जो अपने भाई की मौत का सच जानने पर अड्डा था और उसकी पोस्टमार्टम कराने की जिद्द सारे राज खोल सकती थी। फिर भी उनकी किस्मत कुछ और ही लिख रही थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही उनका सच दुनिया के सामने आ गया। राहुल से एक छोटी सी गलती हो गई, जिसने उनकी सारी मेहनत और योजना को बेकार कर दिया। उसने सुष्मिता का नंबर अपने मोबाइल में वाइफी के नाम से सेव कर रखा था। यह नाम उस दिन संयोगवश कुणाल की नजर में आ गया और इसी छोटी सी चूक ने पूरी कहानी का पासा पलट दिया। लेकिन जहां आप सोच रहे होंगे कि इनके राज खुलने के बाद यह मामला खत्म हो गया, वहीं यह केस ऐसी उलझनों में फंसने वाला था कि सुनकर न केवल आपका गुस्सा फूट पड़ेगा, बल्कि आपको हमारे देश के सिस्टम का असली चेहरा भी नजर आएगा। 14 जुलाई 2025 को कुणाल के सामने अपने भाई की मौत का कड़वा सच था। इससे पहले कि कोई सबूत मिटा दिया जाता, उसने तुरंत दूसरे फोन से उन चैट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। इस राज को उसने केवल अपनी बहन नैन्सी के साथ साझा किया और दोनों मिलकर सारे सबूत लेकर उत्तम नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे, ताकि अपने भाई के कातिलों को रंगे हाथ पकड़वाया जा सके। लेकिन डिजिटल सबूत होने के बावजूद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेंडिंग होने का बहाना बनाकर एफआईआर दर्ज करने से सीधे इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, जैसे ही कुणाल और नैन्सी वहां से निकले, पुलिस स्टेशन से रामनिवास नाम के एक पुलिस कर्मी ने उनकी चाचा हरीश देव को पूरी बात बता दी,
जो कि राहुल के पिता थे। पुलिस के इस रवैये को देखकर कुणाल और नैन्सी को समझ आ गया कि पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी मां को जिला कलेक्टर के कार्यालय भेज दिया और खुद फोन पर उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में केस के अपडेट लेने लगे। इसी बीच जब कुणाल ने रामनिवास से केस की प्रगति के बारे में पूछा तो उसने उल्टा सवाल किया, क्या तुमने अपनी मां को डीसी ऑफिस भेजा है? पुलिस की बातों से साफ था कि वह इस केस को सुलझाने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी। उल्टा वह राहुल के परिवार को करण की फैमिली की हर गतिविधि की जानकारी देती जा रही थी। हरीश को पता चल गया था कि उसका बेटा एक ऐसा अपराध कर चुका है जिसे कोई माफ नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपने बेटे को कोर्ट में पेश कराने की बजाय खुद शराब पीकर कर्ण के घर आ गया और अपने भाई के परिवार को गालियां देते हुए जान से मारने की धमकियां देने लगा। कर्ण का परिवार डर के मारे परेशान था क्योंकि उनके ही चाचा उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे। ऐसी भयभीत हालत में परिवार ने सिस्टम से मदद की उम्मीद लगाकर उत्तम नगर थाने के चक्कर काटने शुरू कर दिए। लेकिन चाचा के खिलाफ न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही कोई रिपोर्ट दर्ज की गई। कर्ण का परिवार इस कठिन समय में न्याय की भीख मांग रहा था, पर पुलिस के रवैये से वह और भी डर गया था। अंत में जब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा तो उन्होंने स्थानीय मीडिया का सहारा लिया। मीडिया ने मामले की गंभीरता को समझा और इसे गंभीरता से कवर करते हुए अपनी रिपोर्टिंग के जरिए पूरे देश के हर गली मोहल्ले तक यह खबर पहुंचा दी। पुलिस के इस लचर रवैये को देखकर करण के परिवार ने खुद सुष्मिता का सामना किया और सच सामने लाने की कोशिश में उससे पूछताछ शुरू कर दी। सुष्मिता ने जुर्म कबूल करते हुए कहा कि वह राहुल के बहकावे में आ गई थी। इसके बाद देव परिवार ने जानना चाहा कि उसने कर्ण की जान क्यों ली, तो सुष्मिता ने पूरी जिम्मेदारी कर्ण पर डालनी शुरू कर दी और उसकी बातों से यह नहीं लगता था कि उसे कर्ण की मौत का कोई दुख है। उल्टा उसके बयान में कर्ण के प्रति गहरी नफरत नजर आ रही थी, जैसे वह अपने जुर्म को सही ठहराने में लगी हो। जब राहुल और सुष्मिता चारों तरफ से घिर गए और बच निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो दोनों ने एक दूसरे पर कर्ण के मर्डर का आरोप लगाना शुरू कर दिया। सुष्मिता का कहना था कि राहुल के पिता हरीश अक्सर प्रॉपर्टी के लालच में उनकी सास से झगड़ा करते थे। परिवार में तनाव बढ़ने पर कर्ण बीच में आ गया, जो हरीश को पसंद नहीं आया। तब हरीश ने कर्ण को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रच डाला। कर्ण को इतनी भयानक मौत देने के बाद दोनों सुष्मिता और राहुल अपने बनाए हुए इस जाल को अनजान बनकर पूरा होते देखते रहे। अपने ओवर कॉन्फिडेंस में वे इस सच से बिल्कुल बेखबर थे कि चाहे सच को कितनी भी परतों में दबा दिया जाए, वह अंततः बाहर आ ही जाता है। उन खोखले इमोशंस और जिस्म की हवस पर जो राहुल और सुष्मिता ने अपने नए रिश्ते की नींव रखी थी, वही उनकी साजिश का असली जहर बन गई। मोहब्बत, वफादारी और साथ का नाटक वे एक दूसरे के सामने करते रहे, जबकि असल में यह सब सिर्फ स्वार्थ से भरा एक बड़ा धोखा था। जैसे ही उनकी गंदी चालें खुली, वे केवल अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। सुष्मिता ने अकेलेपन को मिटाने के लिए हवस का सहारा लिया, जो बाद में पैसे के लालच और एक नई शुरुआत तक ले गया। यह नशा उसे पूरी जिंदगी चाहिए था और 23 साल के राहुल के लिए बहकना और भी आसान था। इसी नशे के प्रभाव में सुष्मिता के लिए करण एक रुकावट बन चुका था। दोनों अपने प्लान को अंजाम देने के बाद सफलतापूर्वक बच निकलते। यदि कुणाल उस दिन अपने भाई के लिए जिद न करता, पूरे परिवार को पोस्टमार्टम के लिए मनाता और यदि वह चैट्स उसके हाथ न लगती, शायद ये केस कभी खुलता ही नहीं, क्योंकि पुलिस का रवैया ऐसा था जैसे उन्हें केस सुलझाने में कोई खास रुचि ही न हो। असल में पुलिस की जांच शुरू होने से पहले ही मीडिया ट्रायल की वजह से इस केस की पूरी सच्चाई सबके सामने आ गई थी। इसी मीडिया ट्रायल के दबाव में 19 जुलाई 2025 को पुलिस ने चैट एविडेंस के आधार पर सुष्मिता और राहुल को BNS सेक्शन 103 यानी मर्डर और सेक्शन 61 यानी क्रिमिनल साजिश के तहत गिरफ्तार कर लिया। सुष्मिता के पास वह सब कुछ था जिसकी उसे चाहत थी, एक परिवार, अपना घर और एक मेहनती पति। भले ही एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि करण एक अच्छा पति नहीं था और उसका व्यवहार सही नहीं था, तो भी क्या इस तरह साजिश रचकर उसे मौत के घाट उतारना उचित था? सुष्मिता ने अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं रखा, जिसने पिता का साया खो दिया। बेहतर होता कि वह सब कुछ छोड़कर चली जाती, लेकिन ऐसा करने से वह पैसे और प्रॉपर्टी से भी हाथ धो बैठती। इसके बजाय वह खुद को एक बेचारी और मजबूर महिला के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि इस कहानी का असली अपराधी कोई और हो। जब किसी रिश्ते में प्यार की जगह लालच, हक जताने की इच्छा और अपनी मनमानी का जुनून आ जाता है, तो उसका नतीजा केवल तबाही ही
होता है। शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान अपने फैसलों का खुद मालिक होता है, लेकिन उनके परिणामों से वह कभी बच नहीं सकता। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों की नींव केवल मोहब्बत, समझदारी और विश्वास पर टिकती है। जब ये कमजोर पड़ जाती है तो न सिर्फ रिश्ते टूटते हैं बल्कि कई जीवन भी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए अपने फैसलों को सोच समझ कर लें और हमेशा सही राह चुनें ताकि आपके जीवन में सुकून और खुशहाली बनी रहे।